स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी और कभी-कभी हम कह सकते हैं गंभीर स्थितियों के बारे में। हमारे पास कुछ विजुअल्स और नोट्स भी हैं जो हमें इन कॉम्प्लिकेशंस को समझने में थोड़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद है प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया और प्लेसेंटल अब्रप्शन, इन कंडीशंस को समझना। मतलब ये हैं क्या, इनमें रिस्क क्या हैं और इनके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी, क्योंकि ये स्थितियां माँ और बच्चे दोनों के लिए काफी सीरियस हो सकती हैं, तो इनकी समझ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम से। मैंने सुना है इससे पहले मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा भी कहते थे। हाँ, पहले यही नाम था, मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा। असल में जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से, मतलब यूटेराइन वॉल से नॉर्मल से ज्यादा गहराई तक जुड़ जाता है। अच्छा। आमतौर पर क्या होता है कि प्लेसेंटा और गर्भाशय की मांसपेशी, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, जी उसके बीच एक परत होती है, डेसिडुआ बेसालिस। जी ये परत डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को आसानी से सेपरेट होने में मदद करती है। जी। लेकिन एक्रीटा स्पेक्ट्रम में ये परत या तो होती ही नहीं या फिर बहुत पतली होती है। तो ये चिपक जाता है एक तरह से। हाँ, चिपक जाता है और कभी-कभी मांसपेशी के अंदर तक घुस जाता है। अच्छा, तो ये होता क्यों है? इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मतलब कौन ज्यादा रिस्क पर हैं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर माना जाता है वो है पिछला सिजेरियन सेक्शन। ओके। जितनी बार सिजेरियन हुआ हो उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिजेरियन से गर्भाशय पर जो स्कार, जो निशान बनता है ना, वहां पर वो नॉर्मल डेसिडुआ परत ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, तो वो जगह थोड़ी कमजोर हो जाती है। और अगर अगली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा उसी निशान वाली जगह पे इम्प्लांट हो जाए तो फिर प्लेसेंटा के टिश्यू के मांसपेशी में घुसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मतलब कोई भी यूट्राइन सर्जरी जैसे मायोमेक्टमी, जिसमें फाइब्रॉइड निकालते हैं, वो भी रिस्क बढ़ा सकती है? हाँ, बिल्कुल। यूट्रस पर किसी भी तरह का स्कार, चाहे वो सी सेक्शन से हो या किसी और सर्जरी से, वो एक पोटेंशियल साइट बन जाता है जहां डेसिडुआ ठीक से नहीं बनता और प्लेसेंटा एबनॉर्मली जुड़ सकता है। और कोई रिस्क फैक्टर्स? जी, इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया होना, इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। माँ की उम्र ज्यादा होना, मतलब 35 से ऊपर, कई बार प्रेगनेंसी होना यानी मल्टीपैरिटी, और आजकल जैसे आईवीएफ वगैरह का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी एक रिस्क फैक्टर है। हाँ, आजकल सिजेरियन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, तो शायद इसीलिए एक्रेटा के मामले भी ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बढ़ते सिजेरियन रेट्स के साथ साथ प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम के मामले भी बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। आपने स्पेक्ट्रम शब्द इस्तेमाल किया, तो मतलब इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं? हाँ, स्पेक्ट्रम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अलग-अलग गंभीरता का हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा कितनी गहराई तक दीवार में घुसा है। मोटे तौर पर इसके 3 प्रकार हैं। जी। पहला है प्लेसेंटा एक्रीटा। ये सबसे कॉमन है, करीब 75% मामलों में। इसमें प्लेसेंटा सीधे मायोमेट्रियम से चिपक जाता है पर मांसपेशी के अंदर नहीं घुसता। ठीक है। दूसरा है प्लेसेंटा इनक्रीटा। इसमें प्लेसेंटा मायोमेट्रियम की मांसपेशी के अंदर तक घुस जाता है। ये लगभग 15% मामलों में होता है। ओके। और तीसरा, जो सबसे सीरियस है, वो है प्लेसेंटा परक्रीटा। ये सबसे रेयर भी है, करीब 5% मामलों में। इसमें प्लेसेंटा मायोमेट्रियम को पूरा पार करके यूटेरस के बाहरी सतह यानी सिरोसा तक पहुंच जाता है। पूरा पार करके? हाँ, और कई बार तो आसपास के अंगों जैसे ब्लैडर या आंतों में भी घुस सकता है। अरे बाप रे। पर प्रिक्रेता तो सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है, खासकर जब वो दूसरे अंगों तक पहुंच जाए। तो इन स्थितियों में, मतलब एक्रेटा स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? लक्षण क्या दिखते हैं? देखिए, अजीब बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम में अक्सर कोई खास लक्षण नहीं दिखते। कोई लक्षण नहीं? हाँ, कभी-कभी तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो सकती है, खासकर अगर साथ में प्लेसेंटा प्रीविया भी हो। लेकिन असली और सबसे बड़ा खतरा आता है बच्चे के जन्म के समय, डिलीवरी के टाइम पर। जी, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, बच्चा पैदा होने के बाद प्लेसेंटा आसानी से अलग हो जाता है। लेकिन एक्रेटा स्पेक्ट्रम में, क्योंकि वो दीवार में इतनी गहराई से जुड़ा है, वो अलग ही नहीं हो पाता। और अगर उसे जबरदस्ती अलग करने की कोशिश की जाए तो बहुत ही ज्यादा जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है। मैसिव पोस्टमार्टम हेमरेज को और डैमेज कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग और बढ़ जाती है। तो फिर क्या करते?
कई बार खासकर इंक्रीटा और परक्रीटा के मामलों में ब्लीडिंग रोकने और मां की जान बचाने के लिए इमरजेंसी हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस निकालने का ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता बचता है। इसीलिए अगर अल्ट्रासाउंड या एमआरआई से प्रेगनेंसी में ही इसका पता चल जाए तो बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी एक एक्सपीरियंस टीम प्लान करे, मतलब प्लान्ड सिजेरियन डिलीवरी और संभावित हिस्टेरेक्टोमी की पूरी तैयारी के साथ। समझ गया। ये तो हुई प्लेसेंटा के असामान्य जुड़ाव की बात। अब आते हैं उस स्थिति पर जहां जुड़ाव तो शायद नॉर्मल हो, लेकिन उसकी जगह मतलब लोकेशन वो असामान्य होती है, प्लेसेंटा प्रीविया। बिल्कुल। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि प्लेसेंटा यूट्रस के निचले हिस्से में लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है और वो सर्विक्स के इंटरनल ओएस यानी गर्भाशय ग्रीवा के अंदरूनी मुंह को या तो आधा या पूरा ढक लेता है। अच्छा, मतलब रास्ते में आ जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। सोचिए, गर्भाशय का निचला हिस्सा ही तो बच्चे के बाहर आने का रास्ता है और प्लेसेंटा ठीक उसी रास्ते पर या उसके बहुत करीब बैठा है। इसके रिस्क फैक्टर्स के एक्रीटा जैसे ही हैं? काफी मिलते जुलते हैं। पिछला सिजेरियन सेक्शन यहाँ भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। ओके। क्योंकि प्लेसेंटा नीचे के हिस्से में बने स्कार पर इम्प्लांट हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपैरिटी, माँ की ज्यादा उम्र, स्मोकिंग और अगर पहले भी प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो तो वो भी रिस्क बढ़ाते हैं। और इसका सबसे आम लक्षण क्या है? क्या इसमें लक्षण एक्रीटा से जल्दी दिखते हैं? हाँ, प्लेसेंटा प्रीविया का जो सबसे क्लासिक सिम्टम है वो है सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब आमतौर पर 28 हफ्ते के बाद अचानक से बिना दर्द के ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग होना। बिना दर्द के? हाँ, पेनलेस ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग अक्सर बिना किसी वार्निंग के रात को सोते हुए भी शुरू हो सकती है। ये अपने आप रुक भी सकती है, लेकिन अक्सर कुछ टाइम बाद दोबारा होती है और कई बार पहले से ज्यादा सीवियर होती है। इसमें दर्द न होना इसे प्लेसेंटल एब्रप्शन से अलग करता है, जिसमें आमतौर पर दर्द होता है। आपने लो लाइंग प्लेसेंटा का भी जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, लो लाइंग प्लेसेंटा तब कहते हैं जब प्लेसेंटा का किनारा इंटरनल ऑस के 2 सेंटीमीटर के दायरे में तो होता है पर उसे ढक नहीं रहा होता। अच्छा। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी की शुरुआत में अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा नीचे दिखता है, लेकिन जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है प्लेसेंटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे प्लेसेंटल माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के आखिर तक भी प्लेसेंटा इंटरनल ओएस के बहुत पास रहता है तो उसे लो लाइंग मानते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लेसेंटा दोनों में ही ब्लीडिंग का खतरा रहता है और अक्सर सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश में जब सर्विक्स खुलता है तो प्लेसेंटा अपनी जगह से हट सकता है और बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। समझ गया। तो एक्रेटा हो गया असामान्य जुड़ाव, प्रीविया हो गई असामान्य लोकेशन। अब एक और स्थिति है जो आपने बताया दुर्लभ है लेकिन बहुत खतरनाक, वासा प्रीविया। इसमें वासा का मतलब वेसल से है शायद? बिल्कुल सही। वासा मतलब वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं और प्रीविया मतलब रास्ते में। तो वासा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीटस की मतलब बच्चे की ब्लड वेसल्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा तक जाती हैं वो सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ठीक ऊपर या उसके बहुत नजदीक से गुजरती हैं। पर अम्बिलिकल कॉर्ड में भी तो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें अलग क्या है? खतरनाक बात यह है कि वासा प्रीविया में ये बच्चे की ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव जेली होती है ना, वॉटन जेली, या प्लेसेंटा के टिश्यू के अंदर नहीं होती। तो कहाँ होती हैं? वो सिर्फ पतली सी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती हैं, झिल्लियाँ, उनके बीच में असुरक्षित रूप से पड़ी होती हैं, ठीक इंटरनल ओएस के ऊपर। अच्छा, मतलब अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुई, पानी की थैली फटी तो ये वेसल्स भी फट सकती हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा है। जब मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं, चाहे वो लेबर में अपने आप हो या लेबर इंड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियली रप्चर की जाएं, तो ये अनप्रोटेक्टेड वेसल्स बहुत आसानी से फट सकती हैं। और क्योंकि ये बच्चे की वेसल्स हैं? हाँ, क्योंकि ये फीटस की अपनी ब्लड वेसल्स हैं। इनके फटने से बच्चे को बहुत तेजी से खून का नुकसान होता है, जिसे फीटल एक्सैंग्विनेशन कहते हैं। बच्चे के शरीर में वैसे ही खून कम होता है, तो कुछ ही मिनटों में इतना खून बह सकता है कि उसकी जान चली जाए। ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। इसकी क्या कारण है? ये क्यों होता है? वासा प्रीविया अक्सर 2 खास स्थितियों से जुड़ा होता है। एक है वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। वो क्या होता है? इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड सीधे प्लेसेंटा में जुड़ने के बजाय मेम्ब्रेन में जुड़ता है और फिर ब्लड वेसल्स मेम्ब्रेन के अंदर से होकर प्लेसेंटा तक जाती हैं।
अगर ये वेसल्स इंटरनल ओएस के ऊपर से गुजरें तो वासा प्रिविया हो जाता है। अच्छा, और दूसरी स्थिति? दूसरी है सक्सेंचुरेट लोब या बाइलोब्ड प्लेसेंटा। सक्सेंचुरेट लोब में प्लेसेंटा का एक छोटा एक्स्ट्रा हिस्सा होता है। बाइलोब्ड में प्लेसेंटा के 2 हिस्से होते हैं। इन दोनों में ही इन हिस्सों को जोड़ने वाली वेसल्स मेम्ब्रेन से गुजर सकती हैं, और अगर वो ओएस के ऊपर से गुजरें तो वासा प्रिविया का रिस्क होता है। और कोई रिस्क फैक्टर? हाँ, आईवीएफ प्रेगनेंसी या सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा होना जो बाद में शायद ऊपर खिसक गया हो, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके लक्षण क्या हैं? क्या इसका पता पहले चल सकता है? इसका जो क्लासिक लक्षण है वो है मेम्ब्रेन रप्चर होने के ठीक बाद वेजाइनल ब्लीडिंग होना, जिसके साथ ही बच्चे की धड़कन में तेज गिरावट आती है, ब्रैडीकार्डिया या दूसरे फीटल डिस्ट्रेस के साइन दिखते हैं। ये ब्लीडिंग भी पेनलेस होती है? हाँ, आमतौर पर पेनलेस होती है, लेकिन ये माँ का खून नहीं, बच्चे का खून होता है। अच्छी बात यह है कि आजकल ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर से प्रेगनेंसी के दौरान ही वासा प्रीविया का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और अगर पता चल जाता है तो फिर आमतौर पर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंत में लगभग 34 से 36 हफ्ते पर प्लान्ड सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी जाती है, ताकि मेम्ब्रेन फटने और वेसल्स रप्चर होने का खतरा ही न रहे। और अगर पता ना चला हो? अगर पता नहीं चला है और मेम्ब्रेन रप्चर होने पर ब्लीडिंग होती है तो फिर तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन ही बच्चे को बचाने का एकमात्र तरीका है। वाकई ये बहुत खतरनाक स्थिति है, पर शुक्र है कि अब इसका पता पहले लग सकता है। चलिए अब हमारी चर्चा की आखिरी स्थिति पर आते हैं, प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल अब्रप्शन या एब्रप्टियो प्लेसेंटे, इसका सीधा मतलब है कि जो प्लेसेंटा नॉर्मल जगह पर लगा हुआ है वो बच्चे के जन्म से पहले ही, मतलब समय से पहले ही, गर्भाशय की दीवार से अलग होने लगता है। ये प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद कभी भी हो सकता है। ये अलग होना मतलब थोड़ा सा या पूरा? हाँ, ये पार्शियल भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा अलग हो, या कंप्लीट भी हो सकता है, मतलब पूरा ही अलग हो जाए। ये प्लेसेंटा प्रीवियस से कैसे अलग है? उसमें भी तो ब्लीडिंग होती है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। दोनों में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन कुछ खास फर्क हैं। जैसे हमने बात की, प्रीविया में आमतौर पर दर्द नहीं होता और ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है जी, जबकि प्लेसेंटल अब्रप्शन का क्लासिक लक्षण है अचानक तेज पेट दर्द होना जो लगातार बना रह सकता है, और उसके साथ डार्क रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होना। डार्क रेड और दर्द के साथ। दर्द यहाँ एक मुख्य लक्षण है, और यूट्रस को छूने पर वो बहुत सख्त, जैसे लकड़ी जैसा सख्त, वुडी हार्ड, और काफी टेंडर, मतलब छूने पर दर्द करने वाला महसूस हो सकता है। इसे यूटेराइन टिटेनी कहते हैं। क्या इसमें हमेशा बाहर ब्लीडिंग दिखती है? जरूरी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा किनारे से अलग ना होकर बीच से अलग होता है, तो खून बाहर आने के बजाय प्लेसेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में ही जमा हो जाता है। ओह, इसे कंसील्ड एब्रप्शन कहते हैं। इसमें बाहर ब्लीडिंग या तो दिखती नहीं या बहुत कम होती है, लेकिन पेट में तेज दर्द, यूट्रस में सख्ती और बच्चे पर असर के लक्षण मौजूद हो सकते हैं। ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बाहर ब्लीडिंग ना होने से उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके क्या कारण है? ये क्यों होता है? सबसे जरूरी रिस्क फैक्टर है माँ का हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपरटेंशन, चाहे वो पहले से हो क्रॉनिक या प्रेगनेंसी में डेवलप हुआ हो, जैसे कि प्रीक्लैम्सिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अच्छा, दूसरे फैक्टर्स में स्मोकिंग, कोकीन का इस्तेमाल, पेट पर कोई सीधी चोट लगना, जैसे एक्सीडेंट में या गिरने से पहले भी अब्रप्शन की हिस्ट्री होना, मल्टीपैरिटी, और पानी की थैली का समय से पहले फट जाना, प्रॉम, शामिल है। एब्रप्शन का माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही एक बहुत सीरियस कंडीशन है। माँ के लिए प्लेसेंटा के पीछे खून जमा होने और बाहरी ब्लीडिंग से काफी ज्यादा खून की कमी हो सकती है, जिससे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। एक और बहुत गंभीर कॉम्प्लिकेशन है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। वो क्या होता है? जब प्लेसेंटा अलग होता है तो डैमेज टिश्यू से कुछ सब्सटेंस जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन खून में रिलीज होते हैं। ये बॉडी में जगह जगह खून के थक्के बनने के प्रोसेस को चालू कर देते हैं। इससे शरीर के क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं और फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये जानलेवा हो सकता है। और बच्चे के लिए? बच्चे के लिए प्लेसेंटा का अलग होना मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई का कट जाना।
इससे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, IUGR, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, और अगर सेपरेशन ज्यादा बड़ा है तो बच्चे की पेट में ही मृत्यु भी हो सकती है, इंट्रायूटेराइन फीटल डिमाइस। तो हमने इन 4 अहम स्थितियों प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम, प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन पर काफी विस्तार से बात की। इन सब के बारे में इतनी गहराई से जानना हमारे सुनने वाले जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके लिए इसकी क्या अहमियत है? ये जानकारी उनकी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कैसे काम आ सकती है? देखिए, ये जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये हमें याद दिलाती है कि प्रेगनेंसी, जिसे हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मानते हैं, उसमें भी अप्रत्याशित और गंभीर जटिलताएं आ सकती हैं। और प्लेसेंटा, जो जीवन देता है, वही इन जटिलताओं का कारण बन सकता है। सही कहा। इन कंडीशंस के परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे सीवियर ब्लीडिंग, ऑर्गन डैमेज, इमरजेंसी सर्जरी, प्री टर्म बर्थ, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी और यहाँ तक कि डेथ भी। दूसरी बात, रिस्क फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इससे हम उन गर्भवती महिलाओं की पहचान कर सकते हैं जिन्हें ज्यादा निगरानी और सावधानी की जरूरत है। जैसे अगर किसी महिला का पहले सिजेरियन हुआ है तो हमें अगली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया और एक्रेटा स्पेक्ट्रम के लिए ज्यादा सतर्क रहना होगा, अल्ट्रासाउंड पर खास ध्यान देना होगा। अगर कोई महिला हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है तो उसे एब्रप्शन के लक्षणों के बारे में बताना और नियमित निगरानी करना जरूरी है। और लक्षणों की पहचान करना। हाँ, लक्षणों की पहचान शायद सबसे जरूरी पहलू है। जैसा हमने देखा, हर कंडीशन के अपने खास संकेत हो सकते हैं। प्रीविया में बिना दर्द के ब्राइट रेड ब्लीडिंग, एब्रप्शन में दर्द के साथ डार्क रेड ब्लीडिंग, वासा प्रीविया में मेम्ब्रेन रप्चर के बाद ब्लीडिंग और बच्चे की धड़कन में गिरावट। इन लक्षणों को पहचानना और उनमें फर्क कर पाना या कम से कम खतरे को भांप लेना सही समय पर एक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी है। जी। क्या ये सिर्फ स्पॉटिंग है या हैवी ब्लीडिंग, दर्द है या नहीं, बच्चा ठीक है या नहीं, ये सवाल तुरंत दिमाग में आने चाहिए। तीसरी बात, समय पर निदान और प्रबंधन। अल्ट्रासाउंड, खासकर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर, इन स्थितियों का एंटीनेटल डायग्नोसिस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर प्रीविया, एक्रेटा और वासा प्रीविया के मामलों में। एब्रप्शन का डायग्नोसिस ज्यादातर क्लिनिकल लक्षणों पर आधारित होता है। एक बार डायग्नोसिस हो जाने के बाद एक सही मैनेजमेंट प्लान बनाना जरूरी है। इसमें अक्सर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लगती है। ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ब्लड बैंक, खासकर एक्रेटा स्पेक्ट्रम जैसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में। इसमें डिलीवरी का सही समय और तरीका, अक्सर सिजेरियन, ब्लड अरेंजमेंट और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहना शामिल है। तो संक्षेप में कहें तो जागरूकता, सतर्कता, समय पर निदान और सही प्रबंधन यही कुंजी है। बिल्कुल। रेगुलर एंटीनेटल केयर ANC का कोई विकल्प नहीं है। हर ANC विजिट में लक्षणों के बारे में पूछना, रिस्क फैक्टर्स देखना और जरूरत पड़ने पर सही जांच करवाना, यही इन खतरनाक स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करने और माँ और बच्चे के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हमने प्लेसेंटा से जुड़ी 4 गंभीर जटिलताओं, प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम, प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे प्लेसेंटा का असामान्य जुड़ाव, गलत जगह पर होना या समय से पहले अलग हो जाना प्रेगनेंसी के दौरान गंभीर चुनौतियां पेश कर सकता है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि प्लेसेंटा, वो अद्भुत अंग जो 9 महीने तक जीवन को पालता है, माँ और बच्चे के बीच एक पुल का काम करता है, वो क्यों और कैसे कभी-कभी इतना खतरनाक रूप ले लेता है? ये एक बड़ा सवाल है। ये शायद हमें प्रकृति की जटिलता और प्रेगनेंसी की नाजुकता की याद दिलाता है। रिस्क फैक्टर्स की पहचान और लक्षणों के प्रति जागरूकता तो जरूरी है ही, लेकिन इन स्थितियों की गहरी समझ हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमें एंटीनेटल केयर में और किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे शायद यूट्रस की हेल्थ का लॉन्ग टर्म असेसमेंट, पिछली सर्जरी के असर की बेहतर समझ, या फिर जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे इन असामान्यताओं के कारणों की खोज।
जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब खोजना और इन जोखिमों को कम करने के बेहतर तरीके विकसित करना, ये हमारी निरंतर चुनौती और लक्ष्य बना रहेगा।